हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन या फिर जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन स्थानीय स्वशासन कहलाता है। मतलब ग्रामीण स्तर हो या जिला स्तर पर जो शासन व्यवस्था स्थापित होती है वो स्थानीय स्वशासन कहलाता है। निचले स्तर पर यानी कि ग्राम स्तर पर हमें लोगों को भागीदार बनाना होता है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए हम स्थानीय स्वशासन लेकर आते हैं। स्थानीय जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, इसका अर्थ क्या होता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है निचले स्तर पर शक्तियों का बंटवारा करना, यानी कि ग्राम स्तर पर भी लोगों को, जो चुने हुए लोग हैं, उनको कुछ शक्तियां प्रदान कर दी जाए जिससे कि वो वहाँ के शासन को, वहाँ की समस्याओं को, उनकी ज़रूरतों को समझकर समाधान कर सके। इसलिए स्थानीय स्वशासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। हमेशा प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन जो है वो हमेशा अस्तित्व में रहा है। भारतीय परंपराओं में नियमित गति से ये आगे बढ़ता रहा है और चोल वंश में तो हमने ये देखा है कि ये बहुत ही स्ट्रांगली वहाँ पर उपस्थित रहा है। मध्यकाल में ये इतना स्ट्रांगली उपस्थित नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत था, जिसकी वजह से इसे जो स्थानीय स्वशासन है इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। अब आते हैं, हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन की। ब्रिटिश शासन में 1864 में एक प्रस्ताव लेकर आया गया जिसको मान्यता दी गई और 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता दी। यहाँ पर स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनोमस, जो फ्रीली काम कर सके। ये वो बॉडी होती है जो फ्रीली काम कर सके। 1882 में लॉर्ड विपन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि मैग्ना कार्टा होता क्या है। ये एक अधिकार पत्र होता है जिसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो जो लॉर्ड विपन 1882 में प्रस्ताव पारित जो इन्होंने किया था वो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहलाया। लॉर्ड विपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और 1935 की बात करें तो 1935 के तहत यह राज्य का विषय बना दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो गांधीवादी लोग थे और जो गांधी जी थे, इनका हमेशा एक सपना रहा है कि ग्राम स्वराज की स्थापना करना। ये हमेशा ये चाहते थे, इनके मन में हमेशा ग्राम स्वराज की अवधारणा रही थी, जिसके तहत संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को रखा गया। उसमें जगह दी गई। अनुच्छेद 40 जो होता है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं डीपीएसपी, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। इसमें ही हमारा आता है अनुच्छेद 40, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया गया, उसके बारे में इसको जगह दी गई। अब बात करते हैं कुछ समितियों की। वादी लोग भी रहे हैं तो उनको इस अवधारणा को पूरा करना था, इसलिए उन्होंने एक समिति बनाई। सबसे पहले एक समिति बनाई 1956 में समिति बनाई, बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की। अब इस रिपोर्ट की जब सिफारिशें आई, ये रिपोर्ट आई, तो इस रिपोर्ट में क्या क्या आया? इसमें आया कि जो स्थानीय स्वशासन है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसको त्रिस्तरीय पंचायत रखा जाए। मतलब इसके 3 लेवल हो, जैसे कि सबसे पहले गांव स्तर पर हो, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत हो, और दूसरा हो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति रहे, और तीसरे स्तर पर रहे जिला स्तर पर, जो कि जिला परिषद रहे। तो इन्होंने जो सिफारिश की थी वो त्रिस्तरीय पंचायत की इन्होंने सिफारिश की। अब 2 अक्टूबर 1959 को, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, ये पहला राज्य रहा है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को जगह दी, यानी कि यहाँ पर ये लागू कर दिया गया। इसके बाद में 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और इसने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और अगस्त 1978 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। लेकिन इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसके 132 सिफारिशें इसने प्रस्तुत की थी और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। इसने कहा कि एक काम करते हैं कि ब्लॉक स्तर जो होता है उसको हटा दें, तो पहला गांव स्तर और दूसरा जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था रहे। तो ये अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछता भी है क्वेश्चन।
पेपर में कि ऐसी कौन सी समिति है जो द्विस्तरीय पद्धति को की वकालत करती है, तो वो अशोक मेहता समिति है। इसके पश्चात 1985 की बात करते हैं तो एक GV.K. राव समिति की स्थापना की गई जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है। बस इसने क्या था कि इसने कहा था कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था है उनको थोड़ी ज़्यादा शक्ति दे दी जाए। इन्होंने कहा कि भाई शक्तियाँ उनको प्रदान कर दी जाए और उनको थोड़ी वित्तीय सहायता उनको दे दी जाए। इसके पश्चात आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट समिति है, LM सिंघवी समिति, जिसकी रिपोर्ट 1986 में रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। ये बहुत इम्पोर्टेंट समिति और पूछता भी है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने वकालत की कि जो पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जगह नहीं दी गई थी, इसको संवैधानिक नहीं बनाया गया था। केवल अनुच्छेद 40 के तहत सिर्फ ये कहा गया था कि हम इसको जगह दी गई थी और ये बाध्यकारी नहीं था प्रत्येक राज्य पर। ये बिल्कुल बाध्यकारी नहीं था कि यदि कोई राज्य सक्षम है तो इसको लागू कर सकता है और अगर सक्षम नहीं है तो वो लागू करने को आवश्यकता नहीं होगी। मतलब उसकी स्वेच्छा है किसी राज्य की, तो इसका मतलब ये पूर्णतः संवैधानिक नहीं है। अब LM सिंघवी समिति जब 1987 में हुआ तो इन्होंने कहा कि इसको संवैधानिक मान्यता दे दी जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि किस समिति ने संवैधानिक मान्यता देने की बात की, तो वो सबसे पहले LM सिंघवी ने वो बात की। इन्होंने न्याय पंचायत की वकालत की। न्याय पंचायत का मतलब होता है कि जैसे सरपंच जो होता है वो छोटे छोटे मामलों में, जो गांव के छोटे छोटे मामले होते हैं उनमें वो वकालत करते हैं, तो इसलिए न्याय पंचायत की वकालत भी इन्होंने की। और उन्होंने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो उनको त्रिस्तरीय ही रखा जाए। इसके बाद में आते हैं 1988 में थुंगन समिति आई और उसने 1988 में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भाई पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक ही बनाए रखे, त्रिस्तरीय ही बनाए रखे और थोड़ा सा इन्होंने सुझाव दिया कि थोड़ा सा इसको शक्तिशाली बनाया जाए। ठीक है, ये थुंगन समिति के बारे में है। इसके बाद आते हैं PV नरसिम्हा राव सरकार। देखो, इससे पहले गांधी सरकार ने भी कोशिश की थी कि जो इसको संवैधानिक रूप दे दिया जाए, जो ये पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक रूप दे दिया जाए, लेकिन लोकसभा में वो पारित हो पाया, लेकिन राज्यसभा में वो पारित नहीं हो पाया। इसकी वजह से उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद आती है हमारी PV नरसिम्हा राव सरकार। उसने इसको उन्होंने संविधान संशोधन किया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान संशोधन किया गया और इसको संवैधानिक दर्जा भी मिला। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया। पूरे संपूर्ण राज्य में ये लागू कर देगा। और पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें संविधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद में इसको लागू किया गया? वो है मध्य प्रदेश। 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, इसलिए इसको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसको जगह कहाँ दी गई पंचायती राज व्यवस्था को? उसको जगह दी भाग 9। हमारे संविधान में 22 भाग हैं और भाग 9 में इसको जगह दी। अनुसूची 11 में इसको रखा गया। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें टोटल 16 अनुच्छेद हैं जो 243 से लेकर 243 तक आते हैं। अब इसके कार्य क्या क्या है? इसमें 29 कार्य हैं, यानी कि इसके जो विषय है, पंचायती राज व्यवस्था के जो विषय हैं, इसके जो विषय 29 इसमें विषय आते हैं। अब इसमें कैसे कैसे विषय आते हैं? इसमें आता है परिवहन, पशुपालन, कृषि और ये सड़क निर्माण के लिए संबंधित जो कार्य होंगे, चिकित्सा होगी या फिर जो समाज सेवा होगी, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो भी उद्योग होंगे, कुटीर उद्योगों से संबंधित जो कार्य आते हैं वो इन 29 कार्यों के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब इसमें एक बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आरक्षण की। इसमें 1/3 सीट को महिला के लिए आरक्षित किया गया। मतलब जो टोटल आरक्षण, जो टोटल सीट होगी किसी भी पंचायती राज व्यवस्था में, जो टोटल सीट होगी उसका 1/3 जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। और ये भी बाद में बोल दिया गया कि 1/3 के अलावा, ये ज़रूरी नहीं है कि निश्चित नहीं है कि 1/3 ही किसी स्वशासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हो। ये ज़्यादा भी हो सकता है अगर ये राज्य की इच्छा पर आधारित है। जैसे कि बिहार में आधी सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित है।
अब बात करते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का या फिर मतदाताओं का जो समूह होता है वो ग्राम सभा कहलाती है। राज्यपाल द्वारा अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र को ग्राम बोलते हैं, कल की वीडियो में ये बताया गया था। और ग्राम सभा जो इस भौगोलिक क्षेत्र की जो निर्वाचक सूची होगी पंचायती विभाग के लिए, उसमें जो पंजीकृत व्यक्ति होंगे, केवल पंजीकृत व्यक्ति ही केवल ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है वही ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। ग्राम पंचायत समिति होती है जो ग्राम सभा आई है, जिनमें पंजीकृत लोग हैं, वो अधिकृत व्यक्ति होंगे और वो लोगों को चुनेंगे, जिन उनके द्वारा सीधे चुने गए, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जो समिति होगी वो ग्राम पंचायत समिति होगी। इसके बाद आते हैं कुछ पॉइंट्स पर। 73 गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन होता है। गांव स्तर पर पंचायत तो माध्यमिक स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना होती है, मतलब 3 स्तर होते हैं, उन्हीं स्तरों पर पंचायतों की गठन होता है। तीनों स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, डायरेक्ट चुनाव होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होते हैं, ऐसे ही लोग सीधे वोट डालने जाते हैं। यहाँ लोगों के द्वारा चुने होंगे, वो भी लोग उसके लिए वोट डालेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये केवल अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, चुने हुए लोग उसके लिए वोट डालेंगे। पंचायतों में नेक्स्ट नंबर जो आता है, पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष की अगर किसी की आयु है तो वो पंचायत में चुनाव लड़ सकता है। और सभी स्तरों पर SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। जैसी वहाँ की जनसंख्या होगी वैसे ही वहाँ पर SC और ST लोगों के लिए सीटों का आरक्षण होगा। सभी स्तरों पर जो अभी बताया भी गया था पहले, 1/3 पदों पर जो है वो सीटें आरक्षित होगी, वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इसके बाद आता है नंबर 8, ग्राम पंचायतों के सभी के साथ ही मध्यवर्ती एवं जिला निकाय को कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, जो कि कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यदि ये कार्यकाल समाप्त हो जाए तो 6 महीने की अवधि के अंतर्गत नए चुनाव कराने ज़रूरी होते हैं और चुनाव कराए भी जाते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है 9, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, जब लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसके लिए भी निर्वाचन आयोग होता है, ऐसे ही राज्य में पंचायती राज्यों के राज व्यवस्था के लिए जो चुनाव होते हैं वहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। और इसके लिए राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना की जाती है, क्योंकि पंचायतों को पैसा जो दिया जाता है वो राज्य वित्त आयोग की तरफ से ही दिया जाता है। कुछ ऐच्छिक प्रावधान है, ये अनिवार्य प्रावधान थे। कुछ ऐच्छिक प्रावधान ये हैं कि पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण है। पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सके, इस हेतु इन्हें अधिकार और शक्तियाँ दी गई हैं। इनको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं, जिससे कि वो सड़क निर्माण के लिए, नल जल व्यवस्था के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो सभी पंचायतें स्थानीय सरकार ही करती हैं। नंबर 3, विधान एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायती राज संस्थाओं में संसद और विधानमंडल के प्रतिनिधि को शामिल करना भी इसके अंतर्गत आता है। इस तरीके से हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, हमारा टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।